अच्छा, टेस्ट का कोई क्वेश्चन है जो थर्मोडायनेमिक्स समझ ना के आया हो? टर्म्स के बारे में। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स के बारे में पढ़ी थी हमने। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि मेरी गैसियस स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो क्या होते हैं मेरे स्टेट वेरिएबल्स। जैसे कि विवेक, विवेक जैसे कि स्टेट वेरिएबल्स। योग्यता, हाँ बोलो भाई विवेक। प्रेशर, वॉल्यूम। हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो मेरे स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब स्टेट किस स्टेट में होगा ये गैसियस जो मेरे पास है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे मेरे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल में भी हमने और भी हमने क्या पढ़ा, दो पढ़े थे कि एक पाथ फंक्शन होता है एक टर्म, और एक टर्म क्या होती है स्टेट फंक्शन। क्या होता है पाथ फंक्शन और क्या होता है स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ मेरी फाइनल, दो तीन क्वेश्चन सेम थे। अरे रजत, तुम सिर्फ दो तीन कह रहे हो, मेरे ख्याल से तो सारे के सारे होने चाहिए। ये दो तीन की बात कर रहा है क्या? सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो क्लास में हम कर चुके हैं पहले कभी? हम कर रहे थे, मुझे आते नहीं थे। आते नहीं थे भाई, जो क्लास में होता है एटलीस्ट उन्हें ही कर लिया करो बस। वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, मतलब कोई एग्जाम के अंदर आए होते हैं। अवंती की टेस्ट में भी वही आते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो भी तुम्हारा अभी एग्जाम होगा वो एग्जैक्ट क्वेश्चन, जेई में बहुत मुश्किल से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा बट कॉन्सेप्ट उससे अगर आपको समझ में आ जाएगा तब आप जेई या नीट में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट अगर जैसे फॉर्मूला लग रहा है कोई, तो भाई ये पता होना चाहिए भाई कि ये ऐसा करके कोई डिफ्यूजन का ये फॉर्मूले होते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो भाई। पाथ फंक्शन क्या होता है? स्टेट, रजत ने बिल्कुल सही बोला भाई, पढ़ा लो मैडम हम, है भाई रजत। पाथ फंक्शन जो कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पाथ पे। अच्छा बताओ मुझे, मैं एक काम, एक जना है, अच्छा फिजिक्स और फिर अगेन बता रही हूँ, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अलग अलग है, वहां पे कुछ अलग बात होगी इन्हीं चीज, इन्हीं टर्म्स के ऊपर। साइन के बारे में चेंजेस हो जाएगा, और ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में अलग है, तो आपको केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, फिजिक्स वाला फिजिक्स में। वर्क बच्चे, अगर एक आदमी मेरे पास वर्क कर रहा है वो डायरेक्ट कहाँ, ये आपका यहाँ से आपने डी कर लिया और इसमें क्या करा, यहाँ पर एक कोई रिएक्शन हुई, एक तो रिएक्शन हुई है आपकी मल्टीपल स्टेप के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ से पहले कुछ और बना फिर कुछ और बना, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है भाई। एक जना काम कर रहा है आपका, बिल्कुल ये सीढ़ियां चढ़ के यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक यहाँ गया, और एक डायरेक्ट चला गया। किसने काम ज्यादा किया होगा? डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, दोनों पहले ने वाले ने। सेम ही ट्रेवल किया है। अगर फिजिक्स में हम ये बात करते तो हम बोलते भाई हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। भाई वर्क इज इक्वल टू यही था, कौन सी क्लास में पढ़ा है? एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने किस में पढ़ा है? ये अपना 10th क्लास में पढ़ा है। तो अगर फिजिक्स की बात करती तो मैं वर्क जो होता मेरा वो क्या होता, सिर्फ फाइनल और, तो यहाँ फिजिक्स की बात नहीं। वर्क अगर मेरे पास एक जगह इलेक्ट्रिकल से हो रहा है, मैंने पानी गर्म करा यहाँ रॉड से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। दूसरा मैंने करा यहाँ पे पानी को यहाँ पे एक रोटेट करने के लिए कोई एक वो लगा लिया, स्टरर घूमने वाला। और देखा है ना, हम मिक्सी में गर्म करते हैं पानी, कुछ भी चीज मतलब ग्राइंड करते हैं तो वो गर्म भी हो जाती है साथ में थोड़ी बहुत, है ना भाई? तो वहां पे क्या हुआ है, वो कौन सी एनर्जी से, आपका फ्रिक्शनल एनर्जी कह लो या किसी से भी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? आपकी हीट एनर्जी में। तो दोनों में वर्क जो है वो क्या हुआ है आपका, अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा आपका वर्क, किस पे? वर्क एंड हीट जो है वो कैसा फंक्शन है आपका? पाथ फंक्शन, जो पे डिपेंड करती है पाथ पे कि कैसा पाथ इसने ट्रेवल किया, कहाँ कहाँ से होकर आई है, पाथ कितना ट्रेवल किया। और वही अगर मैं प्रेशर की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, अगर मुझे चेंज इन प्रेशर बताना है कितना होगा, तो मैं सिंपल से फाइनल प्रेशर क्या है वो, इनिशियल प्रेशर क्या है वो माइनस करूंगी। कैसा फंक्शन है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब कैसे है मेरे? स्टेट फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये मेरे? याद रखना है, पाथ, वर्क एंड हीट ओनली इज द पाथ फंक्शन, बहुत बार एग्जाम में आता है। बाकी सारे, अगर आपका चेंज इन एंट्रोपी पूछ लिया जाए, चेंज इन एंथैल्पी पूछ लिया जाए,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ लिया जाए, ये सारे के सारे कैसे होंगे, अभी हम इन टर्म्स की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, मतलब ये सब क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। पर ये सब के सब कैसे होंगे आपके स्टेट फंक्शन। कैसे फंक्शन है ये स्टेट, इन्हें कोई मतलब नहीं कहाँ से कैसे पहुंचे हो तुम, बस इतना बता दो कि हाँ हम यहाँ से फाइनल स्टेट ये है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन विच डिपेंड ऑन द पाथ दैट कॉल्ड पाथ फंक्शन। क्लियर होगी बात, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। बस एग्जाम के लिए पाथ फंक्शन के 2 एग्जांपल याद रखने हैं, वर्क एंड हीट, बाकी सारे के सारे आपकी बुक के अंदर जो भी होंगे वो आपके स्टेट फंक्शन है। बट वर्क एंड हीट आपका कैसा है, अगर मेरे पास वर्क is done on the system है, कैसा साइन आएगा, वर्क is done पॉजिटिव on the system, सिस्टम पर काम किया है, ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम है मेरा, मैंने इस पे काम किया, तो ये कैसा साइन आएगा यहाँ पे मेरे पास, पॉजिटिव साइन रहेगा। वर्क इज डन बाय द सिस्टम पे, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। और अगर ऐसी मैं बात करूं कि हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, या हीट रिलीज हुई है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। नरगिस ये पता है हमें, हीट अगर रिलीज हुई है तो मैं क्या बोलती हूँ, नेगेटिव नेगेटिव साइन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और नेगेटिव साइन आता है। हीट अगर आपके पास एब्जॉर्ब हुई है यानी कि कैसा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। हाँ, एंडोथर्मिक के लिए क्या साइन रहता है, हीट के लिए मेरे पास पॉजिटिव। अच्छा बच्चे, हीट को हम डिनोट कर रहे हैं अपने यहाँ केमिस्ट्री के अंदर Q से हर जगह, और वर्क को मैं डिनोट करूंगी W से। अब हीट मेरे पास एक टर्म है, मेरे पास हीट कैपेसिटी, नाम से कुछ पता चल रहा है, हीट कैपेसिटी किसे बोलते होंगे, मेल्टिंग पॉइंट नहीं किसी भी हाँ प्रियंका बोलो, किसी भी सब्सटेंस की, मतलब कोई भी मेरा सिस्टम है, हीट कंज्यूम करता हूँ। हाँ उसके अंदर हीट को अपने अंदर मतलब रखने की कितनी कैपेसिटी है। सपोज अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, हीट कैपेसिटी क्या है, आपके 1 डिग्री राइज करने पे, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे उसकी जो हीट एनर्जी है वो कितनी बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी हीट कितनी बढ़ी, सपोज मैंने बोला 10 जूल एनर्जी अगर मैं बढ़ गई, इसकी एनर्जी हीट एनर्जी जो है वो बढ़ गई 10 जूल जब मैंने टेम्परेचर को मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। क्लियर है, कितना, 1 केल्विन कह लो या 1 डिग्री सेल्सियस मैंने एक बढ़ा दिया, उसे इंक्रीज किया, ये डेल्टा टी है ये 1 केल्विन। तो जितनी एनर्जी उसकी बढ़ी, सिस्टम की जितनी एनर्जी बढ़ी वो क्या है, हीट कैपेसिटी। या इसको अगर किसी उस टर्म में देख लो, अगर जनरल टर्म में देखो तो मैंने अपने एक किसी चीज पे मैं अपना ये फिस्ट जो है इसको मुक्के को मार रही हूँ, तो अगर मैं कितना कैपेसिटी से उसको एक भाई इतना तो मैं मार लूंगी, सहन हो जाएगा, थोड़ा और मार लूंगी, दीवार में मारूंगी, जितने कब तक मैं उसे अपने अंदर मतलब कैपेसिटी, समझ रहे हो कितनी कैपेसिटी है। ऐसी कोई सिस्टम मेरे पास है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो हीट को अपने अंदर ले ले, दैट इज हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई, जनरल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, वर्षा को समझ में आ गई, बाकी को समझ में आया हीट कैपेसिटी क्या। और अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम अगर बात करें तो हीट कैपेसिटी क्या है बच्चे आपकी, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने पे टोटल आपके पास जो एनर्जी, हीट एनर्जी जो है वो कितनी इंक्रीज हुई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो है भाई 1 डिग्री क्यू, मतलब कितना जूल में इसमें मतलब बढ़ा, अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया तो हीट कैपेसिटी उसकी कितनी बढ़ गई, तो दैट इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक टर्म ऐड हो गई है आपकी, क्या, Q डेल्टा T और मल्टीप्लाई बाय M। मतलब कि क्या, अगर मेरे पास कोई सिस्टम था, सपोज ये 10 ग्राम, मेरे पास ये 10 ग्राम का सिस्टम था, मैंने यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया टेम्परेचर, और इसकी जो एनर्जी है वो हो गई 20 थी, 20 जूल से
कन्वर्ट कितने में हो गई, 30 जूल हो गई। तो कितना चेंज हुआ, 10 जूल का। भाई पहले एनर्जी जो थी वो थी 20, अब मैंने 1 डिग्री जब टेम्परेचर राइज किया तो कितनी एनर्जी हो गई, 30 हो गई। तो टोटल चेंज कितना आया, मतलब हीट का कितनी बड़ी, 10 जूल, 10 जूल 10 10 जूल। जूल। पर अगर मैं बात करूं डेल्टा टी किसके लिए, 1 डिग्री मतलब बढ़ाने के लिए, चलो ठीक है 10 जूल। लेकिन मैं अब स्पेसिफिक हीट माने क्या होता है, मुझे 1 ग्राम की बतानी है। ये कितने की थी टोटल, 10 ग्राम की, पर मुझे कितने की बतानी है, 1 ग्राम की, डिवाइडेड बाय 10 और कर दूंगी, मास जितना भी था, तो आंसर आ गया 1 जूल। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 जूल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दी, क्या होगा भाई, एनर्जी राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर मैंने उसे बढ़ाया, और फॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम में 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे कितनी एनर्जी बढ़ी, दैट इज स्पेसिफिक। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें मेन याद करने वाली जो बात है वो दोनों में क्या है, हीट कैपेसिटी आपकी कैसी टर्म है, हीट कैपेसिटी जितना ज्यादा मेरे पास सब्सटेंस होगा उतनी ज्यादा इसकी हीट कैपेसिटी होगी। भाई एक 10 ग्राम है और एक 20 ग्राम है, मैंने यहाँ 1 डिग्री राइज किया, यहाँ पे मेरा 10 जूल बढ़ा, और यहाँ पे मैंने 1 डिग्री राइज किया तो कितना बढ़ेगा, 20 जूल बढ़ जाएगा। हीट कैपेसिटी आपकी कैसी टर्म है, कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं बात करूं किसकी, स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो भाई 1 ग्राम के लिए ही है, चाहे मैं उसमें 10 जूल ले लूं, क्या वो मैटर पे डिपेंड कर रही है, चाहे मैं उसमें 10 ग्राम लूं, 20 ग्राम लूं, 30 ग्राम लूं, मुझे डिवाइड करके वापस से 1 ग्राम के लिए निकालना है बार बार। बात समझ में आई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फॉर 1 ग्राम। तो 1 ग्राम चाहे मैं यहाँ से, मैंने 10 ग्राम का एक ले लिया, एक मैंने 20 ग्राम का ले लिया, एक मैंने 30 ग्राम का ले लिया, बताओ भाई सबके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और 1 ग्राम के लिए ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। योगिता समझ में आई बात। तो कैसी प्रॉपर्टी होगी स्पेसिफिक हीट, इंटेंसिव। समझ में आया किसी को, या उड़ गया दिमाग से, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव याद है, विच इज डिपेंड ऑन द मैटर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। जो मैटर पे डिपेंड कर रही है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और जो मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही है वो इंटेंसिव होती है। और अगर फॉर्मूले से भी बताया जाए तो याद होगा, एक्सटेंसिव डिवाइडेड में एक्सटेंसिव क्या होता था, विशेष, इंटेंसिव होता था। तो मेरे पास क्यू, ये डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो जो क्यू है मेरे पास हीट, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पूरी टर्म है हीट कैपेसिटी की, ये पूरे जो भी मैटर पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरी टर्म कैसी है आपकी, एक्सटेंसिव। कैसी है ये पूरी टर्म आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई, क्यू डेल्टा टी इज एक्सटेंसिव क्यों है। मैं अगर मैं एक बाल्टी को, अगर मैं इसका एनर्जी रेज कर, एक बाल्टी भर के पानी ले रही हूँ और एक ग्लास में पानी, दोनों का मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, किसमें एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, ग्लास वाले की ज्यादा बढ़ जाएगी ना 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पे। तो अरे भाई हाथ लगा के देखोगे ना, किसमें ज्यादा पानी गर्म होगा, मतलब 1 डिग्री तो मैं फिर भी कम बोल रही हूँ, सपोज तुमने 100 डिग्री भी मतलब 50 डिग्री इतना भी बढ़ा दिया, तो एनर्जी किसकी ज्यादा बढ़ेगी, जो ग्लास वाला है जिसमें कम मैटर है, मैटर कम है, वहां पर क्या होगी, एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी। और जो ज्यादा मैटर रहेगा उसको मुझे उसका टेम्परेचर राइज, मतलब उसमें हीट एनर्जी को बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये वाली टर्म जो है हीट कैपेसिटी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दूं मास से, यानी कि अगर मुझे निकालना हो 1 ग्राम के लिए, तो क्या टर्म का यूज करते हैं हम, स्पेसिफिक हीट। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी टर्म हो गई, ये पूरी की पूरी आपकी कैसी, एक्सटेंसिव। मास भी कैसा है आपका, मास भी कैसी प्रॉपर्टी होती है, वही एक्सटेंसिव होती है। दोनों एक्सटेंसिव मिलके जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना, क्या हो गई, इंटेंसिव। क्लियर है, अरे बोल दो भाई मैडम, समझ में आ गया, आगे बढ़ लो। यस मैम। चलो अब आ जाओ एक और टर्म,
स्पेसिफिक हीट का तो बता दिया, क्या तुम इस टर्म से पता लगा पा रहे हो ये क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी। मैम इन मोल्स के केसेस पे। शिवम क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा। मैम मोल्स के केसेस पे 1 मोल पे कितनी हीट हो? कितनी मोल? 1 मोल के लिए। तो ये एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी? सी से मैं इसे डिनोट करती हूँ, जो भी आपकी मोलर हीट है या आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सी से। क्यू इज एनर्जी जितनी राइज हुई, डेल्टा टी, और यहाँ पर मैं अब एम लगा रही थी तो मैंने क्या लिख दिया? एन। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे 1 मोल के लिए निकालनी है, तो मैं उसे मोलर हीट। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव? ईशा? मैम इंटेंसिव। ये भी कैसी होगी आपकी? इंटेंसिव, क्योंकि मुझे एक के लिए ही निकालनी है। अब चाहे वो कितना भी सारा हो, मुझे उसमें एक ही का निकालना है बार बार, है ना? बात समझ में आ गई इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में? चलो भाई, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैम किसकी आवाज आई थी? क्या बच्चे? मैम किसकी आवाज आई थी अभी? अभी बताती हूँ इसकी आवाज आई थी। जरा पहले आप जितना भी लिखवाया मेरी बच्ची थी, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, आके यहाँ पे सामान उठा रही थी, शैतानी कर रही थी। चलो पढ़ लेते हैं हम। हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से। क्यू इज क्या? कितनी एनर्जी जो राइज हुई जूल में, ठीक है। हीट, ये आपका टेम्परेचर है केल्विन में, चेंज इन टेम्परेचर तो जितना केल्विन में होगा उतना ही सेल्सियस में होगा। एन इज नंबर ऑफ मोल। तो तीनों टर्म्स क्लियर है। हीट कैपेसिटी, अगर आ गया हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो हीट कैपेसिटी तो आपकी कैसी है? एक्सटेंसिव है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये कैसी टर्म्स है? इंटेंसिव। जिस भी टर्म के आगे, ज्यादातर आप देखोगे जिस भी टर्म के आगे मोलर लग जाएगा ना, मोलर एंथैल्पी, मोलर अगर कुछ भी लग रहा है आगे से, तो यानी कि वो 1 मोल के लिए है, तो वो सबकी सब कैसी हो जाएंगी आपकी? इंटेंसिव। क्लियर है ये बात भी? अब जरूरी नहीं है ना वही टर्म आए एग्जाम में जो हम बोल चुके हैं एक बार अपने, वैसे तो अभी यूज ही हो जाएंगी सारी टर्म्स, लेकिन अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसी टर्म आ गई कि जिसमें मतलब मोलर आगे से लग रहा है, तो यानी कि वो 1 मोल के लिए है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है इतनी बात? मोलर एनर्जी के बारे में बात कर ली। अब ये मत याद रखना ऐसे मोलर एनर्जी बोल दिया या मोलर एंथैल्पी लिखा है, तो कि मैम ने तो बताया था एनर्जी वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या है? एक्सटेंसिव है। तो मोलर एंथैल्पी एक्सटेंसिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मोलर एंथैल्पी एक्सटेंसिव? क्योंकि वो 1 मोल की बात कर रहा है। क्लियर है? तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके? इंटेंसिव। क्लियर हो गई बात? प्रिया समझ में आया? यस मैम। अब जरा बात करते हैं किसकी? वर्क। वर्क क्या है? हमारे यहाँ केमिस्ट्री के अंदर वर्क है 2 तरीके से हो रहा है। एक है मेरे पास रिवर्सिबल, नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल, और दूसरा है इरिवर्सिबल वर्क। अब क्या है ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल? अगर मेरे पास जो भी वर्क मैं कर, ये सपोज मेरा यहाँ पे सिस्टम ने कुछ काम किया, और ये यहाँ पे जो मेरे पास जो पिस्टन लगा था, ये पिस्टन है, ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है। वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया और पिस्टन यहाँ मूव कर गया, एकदम से नीचे से कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया। बात समझ में आई? प्रेशर क्या था यहाँ पे? एकदम प्रेशर कांस्टेंट ही है, पर वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये बढ़ गया। अब ये वापस से नीचे तो नहीं आएगा, वापस से नीचे तभी आएगा जब मैं यहाँ प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये नीचे आ सकता है क्योंकि प्रेशर तो अभी भी 1 atm ही है ऊपर। इसने इसको ऊपर से यहाँ से क्या किया? धक्का मार दिया, और एकदम से पूरा जो है
मतलब जो प्रोसेस में एकदम से हो गया चेंज, मतलब वापस से वो दोबारा नहीं आएगा, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो दोबारा नहीं चेंज होगा। अब रिवर्सिबल क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टेप पे मल्टीपल मतलब बहुत बार बार हो रहा है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर क्या है, ध्यान से सुनना, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास सपोज मैंने क्या रख दिया है, यहाँ प्रेशर बनाने के लिए पत्थर रख दिए इसके ऊपर, छोटे छोटे पिस्टन के, रेत के दाने समझ लो, इतना छोटा सा पत्थर भी नहीं, रेत के वो रख दिया। मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे क्या करा, यहाँ से हटा दिया। प्रेशर क्या हो गया ऊपर का, एकदम से थोड़ा सा कम हो जाएगा, पिस्टन कहाँ चला जाएगा, हल्का सा ऊपर चला गया, हल्का सा पिस्टन क्या गया, ऊपर चला गया। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा से क्या हुआ, यहाँ जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम, प्रेशर जो था वो क्या हो गया, यहाँ पर फिर से 1 atm प्रेशर हो गया। क्यों हो गया भाई 1 atm, क्योंकि एटमॉस्फेयर का क्या है, 1 atm प्रेशर है। मतलब जो चीजें जो बार बार सिस्टम में बार बार इसके साथ ये इक्विलिब्रियम में आएगा, अब देखना बार बार इक्विलिब्रियम में एकदम से नहीं गया है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया, थोड़ा सा चेंज करने पे क्या हुआ, ये प्रेशर फिर से मैंने यहाँ से थोड़ी सी जो रेतली उसे हटाया, तो प्रेशर ऊपर से थोड़ा सा जैसे ही कम हुआ, ये पिस्टन क्या हो गया, ऊपर की ये नीचे वाला प्रेशर तो 1 atm सपोज नीचे वाला भी था, इसने उसको ऊपर धक्का मारा और फिर से ये क्या हो गया, यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ पिस्टन यहाँ आ गया। अगेन थोड़ी ही देर में, मतलब जैसे ही पिस्टन ऊपर आ गया, इतना भी ऊपर नहीं आया, थोड़ा सा ही ऊपर आया, देखो दोनों तरफ 1 atm था, इधर भी 1 atm इधर भी 1 atm, पर इधर से मैंने थोड़ा सा प्रेशर कम किया तो ये हल्का सा ऊपर गया, और फिर दोबारा ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, दोबारा से 1 atm हो जाएगा। बात समझ में आई, दोबारा से 1 atm हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm ही है, कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे क्या है आपका, कांस्टेंट है, दोबारा से ये 1 atm दोबारा हो गया। अगली बार फिर से थोड़ा थोड़ा, तो इससे क्या हो रहा है, ये सिस्टम में बार बार किस क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में आ रहा है सिस्टम के साथ बार बार, मतलब एक बार जैसे ही कम हुआ फिर दोबारा 1 atm हो रहा है, फिर दोबारा वो थोड़ा सा ऊपर, फिर दोबारा 1 atm, फिर थोड़ा सा कम किया मैंने, फिर 1 atm। तो इस तरीके का सिस्टम जो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है वो क्या होता है आपका, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, उसे मैं क्या बोलती हूँ, रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। और मतलब रिवर्सिबल आपका ये प्रोसेस हो रहा है। और इरिवर्सिबल में क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक जो भी प्रेशर लगा रही थी उसमें से एकदम से यहाँ से हटा के इधर करा, इस प्रेशर को जो क्या है हटाया, यहाँ से ये पिस्टन यहाँ आ गया, अब वापस से ये पिस्टन दोबारा क्या नहीं जा सकता, अपनी जगह पे नहीं जा सकता, एकदम से चेंज आ गया है। बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, जरा नोट डाउन कर लो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के डिफरेंस। लिखोगे या सिर्फ मुंह से ही समझ लोगे? यस मैम। चलो फिर रिवर्स, क्योंकि कभी कभी पॉइंट से कुछ रिलेटेड आ जाए। इट टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर, इट जो लिख रहे हैं वो तो थोड़ा जगह रहेंगे, बाकी जब मैं लिखवा रही हूँ तो जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं वो मेरे ख्याल से सो जाएंगे, है भाई। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, जो मतलब छोटे छोटे इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप में हो रहे हैं, एंड इट वुड टेक इनफाइनाइट टाइम टू अकर, एंड इट वुड टेक इनफाइनाइट टाइम। भाई इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसे वापस से वहीं तक पहुंचने में जहां तक मुझे पहुंचाना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत स्मॉलर सा चेंज है। बात समझ में आई, छोटा सा चेंज किया, ऐसे छोटे छोटे चेंज करके मुझे ऊपर पहुंचना है, पिस्टन को ऊपर लेकर आना है, तो ये बहुत धीरे धीरे काम करेगा, मल्टीपल स्टेप में होगा। ये रिवर्सिबल सिचुएशन होती है फॉर आइडियल गैसेस के लिए, पर आइडियली ऐसा, बोलो भाई आइडियली ऐसा होता है कि बिल्कुल इतने इतने स्टेप में वो दोबारा बार बार कोई भी गैस है जो इस तरीके से वर्क करे, आइडियली ऐसा नहीं होता। रियल गैस की जो सिचुएशन होती है वो इरिवर्सिबल ही होती है, पर आइडियली के लिए भी हमने सॉल्व किया है। इट इज इमेजिनरी एज इट अज्यूम, भाई नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि इट इज इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है कि अगर मैं इसे छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप में करूं, एज इट एज्यूम्स ऑफ फ्रिक्शनलेस
लेस एंड वेटलेस पिस्टन। ये बता रहा है कि भाई ऐसा तो तभी होगा कि जब मेरे पास पिस्टन का कोई वेट ही ना हो और वहां पे कोई फ्रिक्शन ही ना हो, मतलब बड़े स्मूथली वो मूव कर जाए फिर नीचे आ जाए दोबारा से, जैसे उसके। क्लियर हुई बात भाई? थर्ड क्या कह रहा है? इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ऑल स्टेज। इट इज इन द स्टेट ऑफ, बुक के अंदर है कहीं ये? किसी ने बुक खोली? एनसीईआरटी खोलते हो? ऑल स्टेज ऑफ ऑपरेशन, मतलब जितनी बार भी ये हो रहा है, ये बार बार हर स्टेप में, इतने छोटे से स्टेप में बार बार ये इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। किसके साथ? इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना, जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से लग रहा है, दैट क्या हो गई भाई ये वाली स्टेट? इक्विलिब्रियम, जहां पे चेंज नहीं हो रहा। all changes are reversed when the process are carried out in reversible direction. all changes are reversed, मतलब वो हल्का सा ऊपर गया है, वहां पे चेंजेस क्या हुए, जो भी प्रेशर था, वॉल्यूम था, वो सबका सब फिर से क्या हो गया, उतना ही माना जा रहा है, क्योंकि एज कंपेयर टू लार्ज वो छोटा सा जो चेंज हुआ है उसे हम क्या मान रहे हैं भाई? सेम ही है पहले वाले के साथ। ऑल चेंजेस आर रिवर्स्ड, चेंज वहां पे ना के बराबर है, मतलब हो ही नहीं रहा है ये मान रहे हैं, तो वो रिवर्सिबल है कि वापस से उसमें प्रेशर बढ़ा, वापस से वो कम हो गया, मतलब वापस से नीचे आ गया दोबारा से। रिवर्स्ड व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट। भाई ठीक इसका उल्टा जो है वो लिख लोगे इरिवर्सिबल के लिए, सारी बातें इसकी अपोजिट लिखनी है। इट इज एक्सट्रीमली स्लो हो चुका है, वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन दी, बस ये लास्ट वाली लाइन याद रखनी है, वर्क डन इज रिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल। भाई एक जना धीरे धीरे करके खाना खा रहा है, इतनी छोटी छोटी बाइट, और एक बड़े बड़े गस्से, कौन ज्यादा काम करेगा? किसका ज्यादा काम बढ़ गया? जो छोटे छोटे गस्से खा रहा है। बात समझ में आई प्रिया कि मैम ये क्या बातें कर रही? एक छोटे छोटे गस्सा बिल्कुल तोड़ तोड़ के खा रहा है, उसको ज्यादा काम, उसका जो वर्क डन है वो ज्यादा हुआ ना। अब वो थोड़ा छोटे छोटे स्टेप में ऊपर ऐसे गया, बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो जा रहा है। तो जो इस तरीके से काम कर रहा है भाई वर्क डन इज, तो ये क्या होगा आपका? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा? वर्क डन इज रिवर्सिबल प्रोसेस ग्रेटर देन दी इरिवर्सिबल। क्लियर है भाई इतनी बातें? नोट डाउन करा किसी ने? कल पूछूंगी तो पता रहेगा। यस मैम। चलो इस सारा कुछ इसका अपोजिट आपको लिखना है। एक जरा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो, क्वेश्चन दिख रहा है सामने, किसी एग्जाम में आया है। सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। मैम यूनिवर्स। गुड। आपके पास ऑप्शन है गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स। और जरा मुझे एक बात बताओ, आइसोबारिक, आइसोबारिक मीन्स क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस, मैम जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस, गुड, जहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट। आइसोथर्मल, मैम जहाँ पे हीट कांस्टेंट हो। जहां पे हीट कांस्टेंट हो, दैट वन इज एडियाबैटिक। वो कैसा होता है आपका? एडियाबैटिक। आइसोथर्मल कैसा होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। अब हम वर्क डन हमें निकालना होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा होगा, आइसोथर्मल में कैसा होगा, एडियाबैटिक में कैसा होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कैसा होगा। पहले जरा हम एक बार हीट का, जो हमने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा था, सी क्यू बाय डेल्टा टी, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फाइनल इक्वल, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों इक्वल ही है। Q डिवाइडेड 0, तो हीट कैपेसिटी कैसी होगी? इनफाइनाइट टाइम फॉर आइसोथर्मल,
कि भाई मैं उसमें कितना भी मतलब कितने भी मैं उसमें हीट बढ़ाती जा रही हूँ, अगर मेरे पास एक ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको गर्म किया नीचे से, मैंने इसे कितनी भी हीट दी, तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर तो इसका दिखा ही नहीं रहा है। तो यानी कि इसकी हीट कैपेसिटी कैसी होगी, यानी कि कितनी हीट अपने अंदर ये ले सकता है। भाई कोई चीज अगर मैं इसमें हीट करी जा रही हूँ इनफाइनाइट टाइम, इसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा, मतलब इसमें एनर्जी जो है वो वो नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मतलब मैंने एक यहाँ पे कितनी 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया, 20 डिग्री सेल्सियस राइज किया, पर टेम्परेचर जो है वो क्या है मेरा, इसका चेंज इन टेम्परेचर जो मेरे पास है वो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। भाई किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आता है या 0 आता है? 0 आता है शायद, कि इनफाइनाइट आता है? बता दो भाई। मैम नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर मैं 0 से डिवाइड करूं किसी को, मैम 0 को डिवाइड जब भी तो आता है इनफाइनाइट। 0 को किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, एडियाबैटिक के अंदर, एडियाबैटिक में चेंज इन डेल्टा, ये जो डेल्टा यू है ये 0 हो जाएगा भाई। एडियाबैटिक मतलब क्या, कांस्टेंट हीट। एडियाबैटिक मतलब क्या भाई, कांस्टेंट हीट, यानी कि जो डेल्टा क्यू जो आपका हीट चेंज है ये क्या हो जाएगा, 0। मैं यहाँ पे कितना भी टेम्परेचर बनाऊं तो क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, 0। 0। हीट कैपेसिटी कैसी होगी, 0। तो हीट कैपेसिटी मेरी कहां से कहां तक लाई कर सकती है किसी भी कंपाउंड की, 0 टू इनफाइनाइट। बाकी आइसोकोरिक में क्या होगी हीट कैपेसिटी, आइसोबारिक में क्या होगी हम करेंगे, लेकिन दो याद रखना आपको, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में 0 और आइसोथर्मल में इनफाइनाइट टाइम। क्लियर हो गई ये बात। हीट कैपेसिटी किसी भी कंपाउंड की कैसे आई, एडियाबैटिक की टर्म से आपको पता लगना चाहिए, डेल्टा क्यू इज 0 फॉर एडियाबैटिक। जहां हीट आपकी कांस्टेंट हो जाती है वो एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल इज फॉर जहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब जरा वर्क की बात करते हैं, वर्क की डेरिवेशन करते हैं। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले जरा इरिवर्सिबल की बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक बात मुझे बताओ, वर्क का अभी तक हमने भाई फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, फोर्स डी एक्स लिख रही हूँ भाई, फोर्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई ये आपका वर्क। ऐसे ही ग्रेविटेशनल वर्क के बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है ग्रेविटेशनल वर्क कैसे निकालते हैं, mgh, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने mgh का, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी हो जाती है, वही हमारा जितना वर्क किया कहां से कहां तक उसे उठाया। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी में वर्क के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई इलेक्ट्रिसिटी में वर्क के बारे में, Q मल्टीप्लाई बाय V, वोल्ट मीटर एक चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस, अरे पढ़ा था 10th Yes, क्लास ma'am. में, पोटेंशियल वर्क बाय Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस आपका V, वोल्ट V आपका ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यहाँ पे हमें ये सब नहीं पढ़ना, मैं बस इतना बता रही हूँ कि वर्क आखिर होता क्या है। कि किसी भी, मेरे पास अब मेरे ये पिस्टन है, ये सिस्टम है, हम यहाँ पे हर बार हम पिस्टन और ये लेके ही बैठेंगे कुछ भी कैलकुलेट करना हो। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ से अगर मैं वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रही हूँ इसे कंप्रेस करूंगी। भाई अगर मैं इसे वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब मैं अगर सिस्टम पर काम कर रही हूँ तो ये कंप्रेस हो जाएगा। दबाया मैंने इसे, कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। सपोज ये यहाँ पे वॉल्यूम था आपका dx dv, वॉल्यूम चेंज हो गया। बात समझ में आई, वॉल्यूम चेंज इज व्हाट, dv। dv टर्म क्लियर हुई, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और ये यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया है, फोर्स, ये डिस्टेंस फोर्स यहाँ से अप्लाई किया इस पे, और ये यहाँ पे कितना एरिया कितना चेंज हुआ इसका, ये आपका एरिया, और ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो ये पिस्टन जो मूव कर गया ये क्या है इसकी लेंथ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपका एरिया मल्टीप्लाई बाय जितना ये चेंज हुआ dx, जितना उसमें ये जो मेरा पिस्टन है जितना नीचे की तरफ आ गया। या फिर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, एक बार पिस्टन यहाँ था, थोड़ा सा इसमें मतलब फोर्स लगा तो ये पिस्टन आ गया आपका
इधर, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ एरिया, फोर्स लगा यहाँ से, कुछ फोर्स लगा, और यहाँ से ये क्या था, एरिया जितना इसने डिस्प्लेस हुआ, मतलब कितना एरिया था, और ये इसका क्या हो गया, डिस्टेंस कितना इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रैवल किया। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू में क्या होता है भाई, अरे उल्टा लिख दिया भाई, प्रेशर इज इक्वल टू में क्या होता है, अरे बोल दो भाई मैडम थोड़ा सा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट, Pressure. प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इज आपका प्रेशर। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अचानक से दिमाग एकदम चलते चलते रुक गया। कंप्रेशन क्या होता है और एक्सपेंशन क्या हुआ समझ में आया, जब आपका यहाँ से वॉल्यूम, ये आपका कुछ वी फाइनल जो था, यहाँ से वी इनिशियल सपोज यहाँ पर V1 है ये आपका, और अब ये आपका पिस्टन जो है, ये जो वॉल्यूम है यहाँ से इसने वर्क बाय द सिस्टम ने कुछ काम किया, और जो पिस्टन है वो इधर मूव कर गया, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे पिस्टन मूव कर गया, इसे क्या बोलूंगी मैं, एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हुआ है, हाँ ये बताने की कोशिश कर रही थी भाई मैं। और ऐसे ही दूसरी जगह आपके पास, यहाँ से अगर नीचे की तरफ पिस्टन मूव करेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका, कंप्रेशन। भाई एक्सपेंशन हुआ है अगर आपके पास, बॉयल्स लॉ में जरा मुझे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है जरा बताना, क्या नाम था उस ग्राफ का, याद है बॉयल्स लॉ में, भाई वर्क डन आपका क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वर्क डन जो होता है वो होता है आपका प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब मुझे ये बताना था ये कैसे आया, कोई बताएगा मुझे, वर्क इज इक्वल टू में प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कैसे आया, अभी तुमने जो फॉर्मूला बताया वहीं से कहीं फोर्स और इन सब का एरिया का यूज करके ही आएगा, बताओ जरा। चलो मैंने यहाँ पे इसमें फोर्स लगाया एक, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ गैस ने फोर्स लगाया, और प्रेशर कितना जनरेट किया, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो जो उसने फोर्स लगाया वो, और जितना एरिया इसने कवर किया मल्टीप्लाई बाय वो। क्लियर हुआ बात, क्या बोला मैंने, इसने वर्क कितना किया मुझे निकालना है, ठीक है, कंप्रेशन की बात करो चाहे एक्सपेंशन की बात करो, मेरे पास ये पिस्टन था, ये यहाँ से यहाँ मूव किया नीचे, मतलब यहाँ ये V2 लिख लो, V1 यहाँ था, और ये V2 मतलब फाइनल पोजीशन पे ये कम हो गया, ऊपर से पिस्टन ने एक फोर्स लगाया। अब ये फोर्स जो है वो कितना लगाया, इसके लिए मुझे इसको प्रेशर क्या लिखना पड़ेगा, ये फोर्स अपॉन में एरिया, ओ सॉरी फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका प्रेशर। तो ये फोर्स आपका कितना लगा, एक तो जो मैंने यहाँ ऊपर से प्रेशर लगाया वो, मल्टीप्लाई बाय जो इसने एरिया कवर किया वो। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, फोर्स को प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया एक्स वो, ये क्या होता है वर्क डन। क्या मैं फोर्स की जगह प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया, सपोज मैंने एक प्रेशर लगाया 10 पास्कल का, इसमें मैंने प्रेशर लगाया, और यहाँ से इसने एरिया जो कवर किया इतने, उसमें वो ए था। क्लियर हुई ये दो बातें, अब ऊपर से फोर्स लगाया है एक जगह, और वो फोर्स क्या है आपका, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। आया समझ, नहीं आया एक बार रिपीट करूं फिर से, थोड़ा सा होश पोश हो गया मैं मानती हूँ। क्लियर हुआ योगिता, प्रेशर कितना लगाया, सपोज कुछ प्रेशर मैंने लगाया, और यहाँ पर एरिया कितना कवर हुआ, जिस प्रेशर मैंने जिस एरिया पे मैंने प्रेशर लगाया, ये एरिया मेरे सपोज 10 मीटर था, 10 मीटर स्क्वायर ये एरिया था, ये जहां से यहाँ तक कवर किया, और ये कुछ 10 पास्कल आपका प्रेशर था। तो फोर्स कितना लगेगा, अभी आपने बताया भाई प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, मुझे फोर्स बताना है कितना लगा, तो फोर्स कितना लगा आपका, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया,
क्लियर हो गई बात? वर्क डन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? दो चीजें वर्क डन निकालने के लिए। एक चाहिए मुझे फोर्स और दूसरा चाहिए मुझे डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तभी निकलता है वर्क। हमारा फिजिक्स का फॉर्मूला ही F मल्टीप्लाई बाय dx। तो ऐसे ही मैंने जब इस पिस्टन को मूव किया तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, dx ले लिया मैंने इसको, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये फोर्स जो है वो कितनी लगी, जो मैंने इसमें प्रेशर अप्लाई किया वो, और मल्टीप्लाई बाय एरिया इसने कितना कवर किया। क्लियर हुई बात? प्रेशर, एरिया, मल्टीप्लाई बाय dx। क्या मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ को वॉल्यूम लिख सकती हूँ? ए और मल्टीप्लाई बाय dx, dx क्या है आपका? हाइट। ए मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। क्या मैं इसे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिख सकती हूँ? और ये फॉर स्मॉल चेंज के लिए है, मतलब अगर थोड़ा सा चेंज हुआ होगा तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय dv, है ना? यस मैम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस मेरा कहाँ पर है? आपका रियल गैस में जो रहता है कि सपोज आपसे बोला गया कि फॉर 10 atm प्रेशर, फॉर 10 atm प्रेशर पिस्टन, एक गैस है आपके पास, पिस्टन मूव 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। मतलब ये आपका जो है यहाँ पर पिस्टन जो है 10 मीटर से आपके किसमें आ गया? वॉल्यूम कितना चेंज हो गया उसका? 20 मीटर क्यूब हो गया है। फाइंड द वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल लिखा है तो ठीक है, और नहीं लिखा तो भी आपको क्या मानना है? जब तक रिवर्सिबल नहीं लिखा किसी क्वेश्चन में तो उसे आपने इरिवर्सिबल ही मानना है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी लार्ज चेंज हुआ है, 10 मीटर से 20 मीटर चेंज हो गया, एकदम से वॉल्यूम चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले के लिए वर्क डन निकालना है। क्या निकालोगे? प्रेशर कितना है? 10 atm, V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है? 10। कितना वर्क डन कितना होगा आपका? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100 atm मीटर क्यूब। 100 atm मीटर क्यूब इज द वर्क डन। ठीक है, चलो अगर मेरे पास यही प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल, तब क्या बातें होंगी? रिवर्सिबल के अंदर बच्चे छोटा सा चेंज होता है, जो मैं प्रेशर ले रही हूँ वो तो ठीक है कांस्टेंट, प्रेशर जो है थोड़ा सा प्लस माइनस चेंज हुआ, डीपी, मतलब जो थोड़ा सा वहां पे प्रेशर अप्लाई हुआ उसको मैंने डीपी से डिनोट कर रही हूँ। मतलब कंप्रेशन हो गया तो प्लस कर दो, एक्सपेंशन हो गया तो जो प्रेशर था उसमें से थोड़ा सा मैंने हल्का सा प्रेशर माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस डीपी, और चेंज इन वॉल्यूम हुआ डीवी, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसलिए मैंने उसको क्या लिखा है? डीवी। डीवी पता है ना? पढ़ लिया, डिफरेंशियल पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा यहाँ पे ना मैं डीवी लिख रही हूँ हर जगह, कहाँ गया? डीवी नहीं लिखेंगे, डेल्टा वी लिखेंगे, डेल्टा वी। क्या डिफरेंस है दोनों में, डेल्टा वी और डीवी में? मैम डीवी स्मॉल के लिए हाँ, डेल्टा वी जो है आपका वो V2 माइनस V1 है, मतलब एक बड़ा सा जो चेंज हुआ है, एक फाइनल से इनिशियल में बड़ा चेंज आया तो डेल्टा वी। और डीवी क्या है? जब आपका छोटा सा थोड़ा सा चेंज आया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आपने लोगों ने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ लिया? यस मैम। चलो भाई, थैंक गॉड कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया। चलो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू में हो जाता है आपका P प्लस माइनस Vp, जो भी आपका चेंज किया है एक्सपेंशन कॉर्पोरेशन के हिसाब से, और डीवी। अब माइनस का निशान मैं यहाँ पर लगा रही, इसको मैं ये डीपी जो है ना इसे नेग्लेक्ट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो माइनस P dV और इंटीग्रेशन का साइन फॉर इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल के लिए V1 से V2, V1 से V2 मतलब क्या? V2 इज फाइनल, V1 इज इनिशियल। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है भाई? साइन कन्वेंशन के। साइन कन्वेंशन क्या है वर्क डन के लिए? तुम लोगों को पता है भाई साइन कन्वेंशन क्या होती है? वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव, है ना? साइन कन्वेंशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन। अब जरा वो कैसे, वो भी देखेंगे, पहले जरा इसका डेरिवेशन कर लें।
वर्क डन इज इक्वल टू में प्रेशर इज ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। भाई इंटरनल ये फॉर्मूला होना चाहिए था, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटरनल, मतलब इंटरनल जो प्रेशर है डीवी, पर पी इंटरनल इज इक्वल टू में क्या है आपका, अंदर कितना प्रेशर है, ये कैसे मेरा डिफाइन हो रहा है, जो बाहर प्रेशर है उसमें थोड़ा प्लस माइनस डीपी कर दो, वही आपका क्या है, इंटरनल प्रेशर। तो कुल मिला के मैंने यहाँ जो इंटरनल प्रेशर था एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी लिखा और बाद में इसको भी हटा दिया। अब ये जो प्रेशर है वो कैसा है, एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर हो गई बात, क्लियर है भाई प्रियंका, पी एक्सटर्नल डेरिवेटिव डीवी। यस मैम। अब ये जो पी एक्सटर्नल जो है ये डी वी, थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो वी इनिशियल अब से लेके वी फाइनल तक। नेगेटिव साइन अभी समझाती हूँ मैंने क्यों लगा रहे हैं हम इसमें नेगेटिव साइन को। क्या मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ा था, जिसके लिए गैसियस स्टेट पूरा पढ़ा है हमने चैप्टर। क्या मैं पी एक्सटर्नल की जगह ये लिख सकती हूँ एनआरटी बाय वी, बोलो भाई हाँ है ना, पी की जगह प्रेशर की जगह एनआरटी बाय वी लिखा जा सकता है। क्या मैं इस पी की जगह एनआरटी बाय वी लिख दूं, डेरिवेशन डीवी। अब ये v क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही चले जाएगा क्योंकि dv का फंक्शन भाई टेम्परेचर तो आपका इसका वॉल्यूम का फंक्शन, ये पता है ना dv किसके साथ होएगा, ये किसके साथ इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इसको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के साथ ही करोगे ना, टेम्परेचर तो इसकी फंक्शन है ही नहीं, कैसे होगा इसके साथ इंटीग्रेशन। पढ़ाना भी बोला तुम लोगों ने, हमने पढ़ा है। तो जो dv टर्म है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के साथ ही होगी। तो dv बाय v का इंटीग्रेशन याद है किसी को, क्या होता है dx बाय x का इंटीग्रेशन, क्या ये log x होता है या फिर नेचुरल log ऑफ x होता है। बोलो भाई, नेचुरल log ऑफ x होता है ये, मैम यस मैम यही होगा, log x तो 1/x होता है। अरे ये भी तो 1/x ही है भाई, मुझे थोड़ा सा याद नहीं कि ये 2.303 वाला होता है या नेचुरल log ऑफ x होता है। dv बाय v को मैं करूंगी तो ये अभी के लिए फिलहाल आप log v लगा लो, log v इनिशियल टू v फाइनल, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू माइनस nRT log v फाइनल अपॉन में v इनिशियल माइनस करने से। ये क्या है आपका वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए वर्क अगर निकालने के लिए आ जाए तो वर्क डन के लिए आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना होगा, पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। अगर रिवर्सिबल लिखा है तो मैं माइनस एनआरटी, टी को क्या हो गया ये, माइनस एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन में वी इनिशियल। अब जरा मुझे साइन कन्वेंशन बताओ, अगर एक्सपेंशन होगा तो वी फाइनल बड़ा होगा या वी इनिशियल, अगर एक्सपेंशन होगा तो वी फाइनल बड़ा, अगर एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन तो वी फाइनल क्या होगा आपका, ग्रेटर देन वी इनिशियल, यानी कि ये वाली टर्म जो आएगी वो निकल के पॉजिटिव आएगी। ओवरऑल वर्क क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव। ओवरऑल वर्क डन क्या निकल कर आएगा भाई, लॉग अगर ये ऊपर बड़ा होता है ना बच्चे, लॉग अगर 5/3 लिख रही हूँ और एक लिख रही हूँ log 3/5, तो ये वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव आएगी, पर 0 पॉइंट समथिंग जब भी मैं लॉग में कुछ आता है मेरा ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना 3/5, तो ये वाली टर्म मेरे पास निकाल कर देखना कभी, लॉग के साथ खेलना, log 3/5 या 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो टर्म कैसी आएगी निकल कर आपकी, नेगेटिव। क्लियर है ये बात, नेगेटिव आएगी ना विवेक, है भाई ईशा, 0 पॉइंट समथिंग अगर कोई भी टर्म होगी लॉग की तो वो नेगेटिव निकल कर आती है, और अगर ये पॉजिटिव आएगा ये वाली टर्म 1 पॉइंट कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
तो ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी और माइनस का निशान ऑलरेडी इसके आगे है, तो वर्क डन ओवरऑल कितना निकल कर आ गया? नेगेटिव। कब? जब एक्सपेंशन हुआ है। क्या एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव ही आना चाहिए था ना? एक्सपेंशन के लिए मेरे पास नेगेटिव ही आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम काम करेगा तभी तो वो एक्सपेंड करेगा। भाई अगर एक्सपेंड कर रहा है कोई, ये एक्सपेंड, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं बकबक कर रही हूँ बस, ना समझ में आ रहा तो धीरे समझाऊं। अगर ये सिस्टम वर्क करेगा और ये एक्सपेंड करेगा, भाई यहाँ से वी फाइनल से वी इनिशियल कम था, ये यहाँ बढ़ गया, किसने काम किया होगा? सिस्टम ने काम किया होगा या बाहर सराउंडिंग ने? वर्क इज डन बाय द सिस्टम हुआ या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ? बाय द सिस्टम हुआ। यस मैम। ठीक है ना? वर्क इज डन बाय द सिस्टम फॉर एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के लिए जब भी टर्म है वो कैसी आनी चाहिए थी मेरी? नेगेटिव। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस साइन को बैलेंस करने के लिए हर जगह ये साइन नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन लगा रहे हैं। क्लियर है ये बात? और यही बात फिजिक्स में थोड़ा सा अलग हो जाती है। शिवम समझ में आई बात? सिर्फ आपको केमिस्ट्री में याद रखना है माइनस NRT वी फाइनल। बस ठीक इसका अपोजिट कंप्रेशन के लिए कर दो, विशेष कुछ समझ नहीं आया। अगर ठीक इसका अपोजिट कंप्रेशन के लिए कर दो, कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, वर्क डन इज इक्वल टू में अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया, माइनस NRT लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। कंप्रेशन में कौन बड़ा होगा, वी इनिशियल या वी फाइनल? कंप्रेशन दबा दिया, कौन बड़ा होगा? मैम वी इनिशियल। वी इनिशियल बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है ना? ये यानी कि 3/5 एग्जांपल के साथ ले लो तो 3/5, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये पूरी टर्म मेरी नेगेटिव हो जाएगी, ये पूरी मतलब लॉग के साथ ये पूरी नेगेटिव, और आगे से एक और नेगेटिव साइन। तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्या कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव आना चाहिए था? क्योंकि भाई वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है तभी तो कंप्रेस होएगा, ये ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन पॉजिटिव। क्लियर है? बस वही बातें हैं, बस बातों को थोड़ा सा घुमा दिया है। साइन क्यों आया है, मतलब तुम्हें साइन लेना है, इसलिए तुम्हें याद रखनी है ये बात, क्योंकि फिजिक्स में अलग होता है। क्लियर है? डेरिवेशन कैसे हमने किया है फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब थोड़ा सा ना 2-4 ग्राफ की बात और देख लो। मेरे पास जो वर्क डन है वो मैं कैसे निकाल रही हूँ? प्रेशर और वॉल्यूम में। सपोज मेरे पास एक ग्राफ निकल कर आया, ये है, और फिर तो इतने ये प्रेशर से वॉल्यूम जो है चेंज इतना हुआ, इसने वर्क कितना किया मैं कैसे निकालूंगी? इसका एरिया, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड हुआ है ना, ये वाला एरिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जब मैंने ग्राफ बनाया, तो जो ये, भाई सीधी लाइन नहीं खींच रही है, ये जो वॉल्यूम, जो ये एरिया कवर्ड हुआ है ना इसके अंदर, इस एरिया को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यही मेरा क्या है? दिस एरिया इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। बात समझ में आई? वर्क डन क्या है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में जितना आपका क्या हुआ है, एरिया कवर्ड हुआ है, वही आपका क्या है? वर्क। क्लियर हुई बात? वर्क क्या है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, एग्जाम में कभी कभी ऐसे ग्राफ में भी आ जाते हैं। अब भाई यहाँ से तो तुम कर लोगे, एक प्रेशर दिया हुआ है आपको 2 ATM, और ये वॉल्यूम आपका सपोज यहाँ पे आपका 10 था, ये यहाँ पे 30 हो गया। कितना वर्क डन कवर हुआ है भाई? कितना एरिया है ये? 20 मल्टीप्लाई बाय 20, चेंज इन वॉल्यूम 20, 40, 400 आ जाएगा। बात समझ में आई? प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम चेंज हो गया, 10 लीटर से हो गया 30 लीटर तक। तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, प्रेशर जो भी था वो V2 माइनस V1 आपने किया, आपने आंसर निकाला, तो ये आपका क्या आ गया? वर्क डन आ गया। जो भी आप इसमें काम कितना हुआ है वो। अब ऐसी अलग अलग ग्राफ बनते हैं। आइसोबारिक के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा ही ग्राफ आएगा। आइसोकोरिक के लिए कैसा बनेगा? अरे यहाँ गलत है। आइसोकोरिक के लिए ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा? कैसे कर दूं आइसोकोरिक के लिए? वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर तो चेंज हो रहा है,
पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन क्या रहेगा? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या रहेगा बच्चे? डेल्टा बी तो एकदम, ये वॉल्यूम तो एकदम चेंज ही नहीं हुआ, 0 है डीवी, तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? भाई जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो कोई वर्क हुआ ही नहीं वहां पे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हो गया बिल्कुल 0। दो प्रोसेस और थे, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। इन दोनों में कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, याद है किसी को? दो ग्राफ जब आपके ये कौन सा ग्राफ बोलते हैं इसको, नाम क्या होता है भाई इस ग्राफ का जो हम बनाते हैं, बॉयल्स लॉ वाले के लिए भी बनाया था? ये है आपका आइसोथर्मल और ये है आपका एडियाबैटिक। किसी को याद नहीं था भाई, ये क्यों याद नहीं था? एडियाबैटिक में एकदम चेंज होगा और आइसोथर्मल में एकदम ऐसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एडियाबैटिक में एकदम वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया, प्रेशर एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया कवर सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? आइसोबारिक में, आइसोकोरिक में। आइसोबारिक में सबसे ज्यादा एरिया कवर्ड हो रहा है, दिख रहा है? यहां से लेके यहां तक पूरा आइसोबारिक है आपका, ये पूरा आपका आइसोबारिक, सबसे ज्यादा इसका। उसके बाद आइसोथर्मल का दिख रहा है भाई कि सब गुचड़ पुचड़ हो गया? मैम दिख रहा है, दिख रहा है। इसके बाद थोड़ा सा दूसरा ले लूं तो ये क्या है आपका, एडियाबैटिक। समझ में आया ग्राफ में? यस मैम। आइसोबारिक, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्क डन इज मोर किसका होगा, तो आइसोबारिक का वर्क डन सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया वहां कवर हो रहा है। देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल, सबसे ज्यादा कवर है यहाँ पे आइसोथर्मल का एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। अगर मैं लूं एडियाबैटिक, ये रहा, किसका एरिया ज्यादा कवर है, आइसोथर्मल का? आइसोथर्मल। उसके बाद वर्क डन बाय एडियाबैटिक, और सबसे कम कौन सा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। क्लियर हुई इतनी बात? वर्क डन आपको कैसे निकालना है, अगर ग्राफ की फॉर्म में आ गया, अलग अलग ग्राफ अगर आपको दिए हुए टेढ़े मेढ़ा बना हुआ है, तो आपने उसका ग्राफ में मतलब उसको रेक्टेंगल में, ट्रेपेजियम में या फिर ट्रायंगल में ऐसे में तोड़ लेना है और फिर उनका एरिया निकाल के हमको ऐड कर देना है। क्वेश्चन देखेंगे आपके जेई वगैरह के अंदर है। हाँ विशेष थक गया जी, ये समझ में आया? आइसोबैरिक मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैडम नहीं है, रजत क्या है, नो मैम नो, रिपीट नहीं करो। ये ग्राफ याद हो गया क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है पिछले से पिछले साल में। चलो रिपीट करते हैं। ये समझ में आया आइसोबारिक वाला, आइसोथर्मल एडियाबैटिक की रिवर्सिबल वाला नहीं समझ में आया, वो डेरिवेशन में करवा देती हूँ, लेकिन ये समझ में आया ग्राफ वाला। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ के अंदर जितना एरिया आपका कवर होता है वो आपका वर्क डन होता है। अब हमने चारों के ग्राफ बनाकर देखे। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे ही मैंने निकाला आइसोथर्मल के लिए। जब आप आइसोथर्मल में हमने देखा ना, बॉयल्स लॉ में आइसोथर्मल ऐसे ही तो ग्राफ बनाते थे हम, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ के अंदर ऐसा ही बनता था प्लांटिंग। एक चलो कहानी सुन लो, थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एडियाबैटिक जो है वो एकदम से क्यों इंक्रीज कर रहा है और आइसोथर्मल में धीरे धीरे क्यों कर रहा है। कभी किसी ने देखा है वो हम साइकिल में हवा भरवाते हैं टायर्स में, तो वो उसको पानी के ऊपर रखता है, पानी के ऊपर रख के हवा भरता है या टायर फिल करता है, तो वहां पे एक पानी का भी कुछ रखा रहता है जिसके ऊपर वो टायर को घुमाता है, फिर हवा भरता है, कुछ ऐसे कुछ करता है। हम पंचर चेक करने के लिए होता है ना वो पंचर चेक करने के लिए जो वो डालता है वो ऐसे के इसमें। एक और उसमें एक और वो देखो उसमें कि वो प्रेशर जब मैं इंक्रीज करूंगी तो वहां पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम अगर उस चीज का सेम है और प्रेशर उसमें बढ़ाते जाऊंगी, वहां पे क्या जनरेट होगी, अगर वो प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा, तो मैं जैसे जैसे वॉल्यूम को क्या करती जा रही हूँ, वॉल्यूम अगर मैं कम करती जाऊंगी, वॉल्यूम अगर मैं कम करती जाऊंगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा। छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं समझा सकती है कहानी तुम्हें अब।
एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो है, हीट वो चेंज नहीं होती, तो इसलिए एकदम वॉल्यूम अगर मैं डिक्रीज करती हूँ तो सारा प्रेशर, भाई हीट बाहर ही नहीं जाएगी। एक बात बताओ, प्रेशर मैंने बढ़ाया किस चीज का, एक थर्मस ले लो, थर्मस के अंदर अगर मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, उसकी हीट बाहर नहीं गई तो कहाँ जाएगी, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी ना, प्रेशर बढ़ाएगी वो अंदर। प्रेशर क्यों होता है, हमने बॉयल्स उसमें पढ़ा था, गैसियस मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं, दीवार पे कोलाइड करते हैं, गैसियस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप आपस में कोलाइड करते हैं, दीवार पे कोलाइड करते हैं तो प्रेशर जनरेट करते हैं। तो मेरा जब मैंने उसको प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपस में वो ज्यादा कोलाइड करेंगे तो उनमें हीट जनरेट होगी और प्रेशर जनरेट होगा, मतलब अगल बगल से टकराएंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। और वो एडियाबैटिक है क्योंकि वो अपनी हीट बाहर छोड़ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, वो प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ेगा। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जब मैं इसको कम कर रही हूँ तो हीट भाई बाहर के साथ एक्सचेंज हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट हीट तो क्या हो रही है वहां पर, नहीं नहीं आया समझ में। अगर मैंने वॉल्यूम कम किया, जहां मेरी हीट ही गई नहीं, हीट बाहर नहीं जाए, भाई हीट पहले तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में डिफरेंस क्लियर करो। क्लियर है ये बात? आइसो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, भी मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं तुम्हारी क्लास में थी कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक सेम ही तो बात कर रहा है। ऐसा कितनों को लग रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो मत बढ़ाओ तो भी भाई वो सेम ही है। ऐसी हीट की बात करूं, मैंने अगर मैं हीट बढ़ाऊंगी तो ऑफकोर्स उसकी एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ाने के, मेरी किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी को बढ़ाने के, एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में कहूं, दो तरीके हैं, एक है वर्क और दूसरा क्या है, हीट। जरूरी नहीं है कि एनर्जी बढ़ गई तो हीट भी बढ़ेगी, बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि एनर्जी बढ़ी तो हीट भी बढ़ गई, या हीट बढ़ गई तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी सिस्टम की। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 10 जूल एनर्जी बढ़ाई, वो 10 जूल एनर्जी ने वर्क करने में काम कर दी, मतलब वर्क करने में यूज हो गई, तो इंटरनल एनर्जी अभी भी क्या रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। बात समझ में आई? देखो चैप्टर थोड़ा सा टफ है, डेली लाइफ के साथ उसे रिलेट करके हम नहीं कर सकते जब तक हमने एक्सपेरिमेंट अपना उसमें नहीं किया हो, लैब में एक्सपेरिमेंट ना किया हो। ये थोड़ा लैब में जब हम कोई भी रिएक्शन हो रही है या किस तरीके से मैं किसी का हीट कैपेसिटी मुझे निकालनी है किसी सॉल्यूशन के बारे में, या ये अभी हम फिजिकली बात कर रहे हैं, जैसे कोई कंपाउंड, अभी हम पिस्टन और इसकी बात करें, इसी का एग्जांपल लेते हैं। अभी हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि क्या, जिसकी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, इसमें एक सॉल्ट डिसॉल्व किया। अब इस सिस्टम की जो एनर्जी, ये दो, एक मैंने ले लिया सपोज NaCl ले लिया, एक दूसरा सॉल्यूशन कोई और ले लिया। अब इस सिस्टम की एनर्जी जो है वो कितनी है, मुझे कैसे पता चलेगी, इसके पास कितना काम है और इसमें हीट कितनी है। इन दो चीजों से मुझे सिस्टम की एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी जो है वो पता चलती है। चलो तुम लोग ठीक कह रहे हो, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा वर्कडन वाले को मैं फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है थोड़ा सा और कोशिश करूंगी अच्छे से। क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लेट मत होना। ग्राफ को समझने की कोशिश करो, ग्राफ मतलब आज की क्लास में तुम कुछ ना भी याद रखो तो ये वाला पार्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर आइसोबारिक वर्क डन, फॉर आइसोकोरिक, फॉर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। उल्टा बोल दिया भाई, आइसोथर्मल जहां पर स्लैंटली चेंज हुआ है, एडियाबैटिक में एकदम चेंज हुआ है। अपने आप जरा गूगल भी करना कि एडियाबैटिक एकदम से चेंज क्यों कर रहा है और आइसोथर्मल धीरे धीरे चेंज क्यों कर रहा है, और इसे पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? Yes, ओके, ma'am. बाय 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 एवरीवन, बाय मैम। बाय बाय।